क्या आप भी मेरी तरह गेट में सिंगल डिजिट रैंक लाना चाहते हैं बट कंफ्यूज है कि गेट में क्या प्रिपरेशन करें, कहाँ से शुरू करें और क्या क्या चीज़ें करें? तो ये वीडियो आपके लिए। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको करने से आपका भी सिंगल डिजिट रैंक आ सकता है। उसको मैंने 7 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है। आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो शायद हो सकता है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में हो सकते हैं, या फिर ड्रॉप लेके प्रिपरेशन करें, या फिर जॉब के साथ प्रिपरेशन करें, या फिर एमटेक के साथ प्रिपरेशन करें। हर कोई के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। बट यहाँ पे ऐसा एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट रहती है, तो हर किसी की स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट रहेगी। तो मैं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं शेयर करने वाला, बट यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर शेयर करने वाला हूँ कि ये जो 7 स्टेप्स है उसे आपकी स्ट्रैटेजी में कैसे इंक्लूड करें। मतलब कि आपको खुद से स्ट्रैटेजी कैसे बनाए। यू शुड नॉट फॉलो एनी वन स्ट्रैटेजी, यू शुड मेक योर ओन स्ट्रैटेजी, ठीक है। बट यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ है जो हर किसी के प्रिपरेशन जर्नी में होनी ही चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ही गेट में अच्छा रैंक आ सकता है, तो वे सारी 7 स्टेप्स मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग ये है कि मैं बिफोर मूविंग टू दैट 7 स्टेप्स ये चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है, मतलब जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में जो जो चीज़ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लोग बोल देंगे कि आपको ये शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए, ये लोग बोल देंगे आपको प्रीवियस ईयर करने चाहिए, टेस्ट सीरीज लगा, वो क्यों करना चाहिए उसके पीछे। मतलब बिफोर मूविंग टू व्हाट टू डू आई विल शेयर व्हाई टू डू एंड हाउ टू डिसाइड व्हाट टू डू, राइट। तो पहले 7 स्टेप से पहले अपन ऐसे समझेंगे कि गेट के अंदर जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो एग्ज़ाम के अंदर जो आपको ऐसी क्या चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे वजह से आपका मार्क्स अच्छा आएगा, राइट। तो एग्ज़ाम के अंदर जो चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको जो चीज़ें चाहिए आपके अंदर, उसे डेवलप करने के लिए फिर अपन समझेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम की पैटर्न से। तो आप सभी को एग्जाम का पैटर्न बहुत अच्छे से पता है, गेट एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, बट फिर भी मैं बहुत नटशेल में शेयर कर दूँ तो भाई 65 क्वेश्चन रहते हैं, 35 क्वेश्चन 2 मार्क्स है, 30 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, 100 मार्क्स का पेपर रहता है, 3 आवर्स का रहता है, और मेजॉरिटी न्यूमेरिकल्स रहते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल और बहुत ही नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम रहते हैं। एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का, मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का, और 72 मार्क्स का टेक्निकल रहता है। एमसीक्यू, एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, राइट। तो ये एग्जाम पैटर्न अपन ने समझ ली। अब नेक्स्ट चीज़ अपन समझेंगे कि एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आप एग्जाम में मार्क्स ला पाएंगे, राइट। तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो व्हाट गेट एग्जाम इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, लाइक व्हाट यू हैव टू डू टू गेट अ गुड रैंक इन गेट एग्जामिनेशन, राइट। तो जब आप एग्जाम में जाएंगे, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ये समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइनल आंसर क्या है, राइट। उसके बाद ये कौन से टॉपिक से बिलोंग करता है, फिर उसके बाद कौन कौन से डेटा दिए गए, तो कौन से टॉपिक से, मतलब कौन से कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट, टॉपिक से बिलोंग करता है, क्या डेटा गया और क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। ये सारी चीज़ों की मदद से आप जज करेंगे कि इसमें कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, फिर आप उस फॉर्मूलाज को रिकॉल करेंगे, उसे नोट डाउन करेंगे, फिर उसमें मतलब स्टेप्स डिसाइड करेंगे कि इसके बाद ये, उसके बाद वो करके फाइनली यहाँ तक ये आंसर आना चाहिए। तो पूरा एक जो सॉल्यूशन है वो आपके कैसे स्टेप्स, कौन से स्टेप्स में आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे, फिर आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको गिवन टाइम फ्रेम में आपको सॉल्व करना है और एकदम एक्यूरेटली सॉल्व करना है। इतनी चीज़ें आप फॉलो करेंगे तब जाके एक क्वेश्चन आप सही बना पाएंगे। और सेम चीज़ यू हैव टू फॉलो विथ एवरी क्वेश्चन इन गेट, राइट। इतनी सारी चीज़ें करनी है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जैसे ही क्वेश्चंस देखा आपके मगज में आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद आप प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे, या फिर एक स्टेप आपको दिमाग में आ जाएगा, फिर वो प्रोसीड करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप दिमाग में आएगा, ऐसे ऐसे करके फाइनल स्टेप तक मूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम के अंदर आपको करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये समझते हैं, राइट। तो उसके अंदर आपके पास देखो, एक तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, राइट। फिर उसके बाद आपकी फॉर्मूला मेमोराइज अच्छे से करना पड़ेगा, मतलब कि जैसे क्वेश्चंस देख के ही ज़्यादा थोड़े टाइम में ही आप पूरा फॉर्मूला रिकॉल कर लो विथ ईच एंड एवरी टर्म्स, मतलब भाई एक जो कोई भी विदाउट मिस्टेक सारे टर्म्स रिकॉल कर लो, और उसमें क्या कौन से टर्म्स क्या सिग्निफाइज करता है वो भी चीज़ आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलाज और इवन थियोरेटिकल क्वेश्चंस थोड़े बहुत तो आते ही है, राइट। तो वो भी चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेगी। तो आपको मेमोरी अच्छा होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिससे आप क्वेश्चन के अंदर
देख के जज कर लो कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड विदाउट एनी एरर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्किल का मतलब ये है कि क्वेश्चन को देख के ही आप समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ें दी गई है, क्या चीज़ें पूछी गई है, क्वेश्चन की लैंग्वेज एंड ऑल, वो सब चीज़ें भी आप समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। उसके बाद जाते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब आप जो चीज़ कर रहे हो उसको अंदर आपको दिमाग में होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ कर रहे हो, राइट, ऐसा। और सेकेंड थिंग ये है कि मतलब आप विदाउट एनी फियर, आप मतलब जैसे ही क्वेश्चन आता है विदाउट एनी घबराहट के आप उसे टैकल कर पाओ, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया उसे भी आप टैकल कर पाओ। उसके लिए आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए, आपकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, एंड आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि सारे क्वेश्चन है गिवन टाइम फ्रेम में सॉल्व करने हैं आपको, एंड साथ साथ में पूरा क्वेश्चन पेपर 65 क्वेश्चन आपको गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट करने हैं, राइट। तो उसे कौन से क्वेश्चंस को मैनेज करना है, कौन से क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है, कौन से क्वेश्चंस को लास्ट में सॉल्व करना है, ये सारे मैनेजमेंट स्किल भी आपको अच्छी होनी चाहिए। कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है, राइट। एंड जनरल इंजीनियरिंग नॉलेज, जो मतलब जनरल इंजीनियरिंग नॉलेज का मतलब है कि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो इंजीनियरिंग मतलब, या फिर काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो आपने पढ़े नहीं है बट आपके बेसिक इंजीनियरिंग अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप उसे अटेम्प्ट करके सॉल्व कर सकते हो। तो आपका जनरल इंजीनियरिंग नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी है। अब इस चीज़ को डेवलप करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ये 7 स्टेप्स बताए गए हैं जो अपन अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि गेट में ज़्यादातर क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे रहेंगे तो ही आप अच्छे से टैकल कर पाओगे, वरना आप अच्छे से मतलब थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर लोगे आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। लोग यहाँ पे गेट में काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसे डायरेक्टली फार्मूला मेमोराइज करके डायरेक्टली क्वेश्चन ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी गलत है। मतलब कैसे बस न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल जैसे डेवलप करना है कि भाई ये फार्मूला रट लिया और उसके बेसिस पे ये फार्मूला पुट एंड करके आप आंसर, अगर यही चीज़ अगर करनी होती तो वो तो सब करते हैं, सब लोग फार्मूला रटते हैं, सब लोग क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करते हैं, बट व्हाट यू मेक्स डिफरेंट विल डिसाइड योर रैंक, राइट। तो सबसे पहला डिफरेंस आपका अंदर क्रिएट करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए बाकी पूरी दुनिया से। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेंगे और बाकी चीज़ें भी अच्छी रहेगी तो ही आपका रैंक आएगा। विदाउट कॉन्सेप्ट केवल जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग स्किल से रैंक नहीं आने वाला। एटलीस्ट जो टॉप 10 में रैंक लाना है वो तो नहीं आएगा, टॉप 100 टॉप 500 में शायद आ सकता है, राइट, बट टॉप 10 में नहीं आने वाला है, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ बात जो अपन ने कॉन्सेप्ट लर्न किया कि कॉन्सेप्ट अब कहाँ से लर्न करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। कॉन्सेप्ट्स आप लर्न कर सकते हैं, आप चाहे कोचिंग ले लो, कोचिंग में भी आप ऑनलाइन कोचिंग ले लो, ऑफलाइन कोचिंग ले लो, ऑनलाइन कोचिंग में भी आप रिकॉर्डेड ले लो या फिर लाइव लेक्चर ले लो, या फिर ऑफलाइन कोचिंग ले लो, या फिर आप सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करो, सेल्फ स्टडी में भी फ्री यूट्यूब कंटेंट से प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप नोट से पढ़ रहे हो, या फिर आप बुक से पढ़ रहे हो, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट। आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, मतलब कोचिंग के अपने एडवांटेजेस है, सेल्फ स्टडी के अपने एडवांटेजेस है। आप जहाँ से भी करना चाहते हो उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी। बट बिफोर दैट, अगर आप जहाँ से भी कर रहे हो, कोचिंग से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, आप वहाँ से लेक्चर्स अटेंड करके कॉन्सेप्ट्स लर्न कर सकते हो, बुक से पढ़ के कॉन्सेप्ट्स लर्न कर सकते हो, राइट। ये सब चीज़ों से आप कॉन्सेप्ट्स लर्न कर सकते हो। दैन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लर्निंग का जो मेथड है, asking question why, what, how to each and every fundamentals, right। फॉर्मूला कोई भी पढ़ा तो कहाँ से आया फॉर्मूला, ये क्या है, ये क्यों है, ऐसा ही क्यों किया, एजम्पशन लिया तो ऐसा एजम्पशन लिया क्यों लिया गया, राइट। ये सब चीज़ें आप जब पूछोगे, जब फॉर्मूला में मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे भी आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे भी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, उसके दौरान भी आप समझ सकते हो, उसके दौरान आप व्हाट, हाउ, वाई जैसे क्वेश्चंस पूछ के आप अंदर आप जब आपका माइंड मैपिंग करोगे उससे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। विदाउट एट कॉन्सेप्ट्स नहीं डेवलप होंगे। आप किसी ने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, नोट डाउन कर लिया फॉर्मूला, फिर उसको जाके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बन गए आपसे, फिर थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया, आपसे नहीं बनेगा, राइट। सो व्हाट मेक्स यू डिफरेंस विल डिसाइड योर रैंक, राइट। सो ऐसे करके आपका जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है।
काफ़ी जगह पे मतलब आप कोचिंग वगैरह पे ले रहे हो तो वहाँ पे पूरा सब चीज़ें एकदम डिटेल में नहीं पढ़ाते, या सेल्फ स्टडी से आप नोट से या आप बुक से पढ़ रहे हो या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो हर चीज़ें हर कोई डिटेल में नहीं पढ़ाते। आपको खुद से क्वेश्चन कर करके आपको खुद से सब चीज़ें A to Z समझनी पड़ेगी, राइट। तो कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि हर चीज़ में आपको बुक पढ़ना ज़रूरी, बुक पढ़ना ही है। आप विदाउट बुक पढ़े भी केवल नोट से भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो डेवलप कर ही सकते हो, बट जहाँ पे आप कुछ डाउटफुल चीज़ है वहाँ पे आप बुक्स का यूज़ कर सकते हो, स्टैंडर्ड बुक्स का, राइट। हर सब्जेक्ट में स्टैंडर्ड बुक्स काफ़ी सारी अवेलेबल रहती है ऑनलाइन PDF फॉर्म में भी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, राइट। तो ये चीज़ पूरी हुई कॉन्सेप्ट्स मेकिंग कि भाई कैसे आपको कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट चीज़ आती है नोट्स मेकिंग पे, राइट। नोट्स मेकिंग पे मैं बताऊँ कि नोट्स, ये जो बात है मैं फुल नोट्स की बात कर रहा हूँ, राइट। अब फुल नोट्स में मैं कोई स्पेसिफिकली बताऊँगा नहीं कि ऐसे नोट्स बनानी है वैसे नोट्स बनानी है, जस्ट जो भी आप चीज़ें लर्न कर रहे हो, राइट, कहीं से भी, बुक से चाहे लर्न कर रहे हो चाहे कहीं से भी, एक बार सारी चीज़ें खुद से लिखोगे। जो गेट ओरिएंटेड सिलेबस है उसका पूरा एक डेडिकेटेड अपना नोट्स बनाओगे और सारी चीज़ें खुद से लिखोगे, सारे फॉर्मूलाज खुद से लिखोगे, सारे डेरिवेशंस खुद से करोगे, तब जाके आपको वो चीज़ दिमाग में बैठेगी। मतलब 10 बार पढ़ोगे और एक बार लिखोगे, राइट, वो बेटर रहेगा एक बार लिखना, राइट। तो जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे तब तक उतना अच्छे से आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं बैठने वाली है। तो आप खुद से नोट्स बनाओ ऑन योर ओन हैंड रिटन नोट्स, राइट। अब चाहे आप कहीं से पढ़ रहे हो, फिर जो भी चीज़ पढ़ी वो सारी चीज़ की एक डॉक्यूमेंट मतलब नोट्स बनाओ, ताकि आप इन फ्यूचर जाके उसे रिवाइज भी कर सको, और खुद से लिख रहे हो तो रिवाइजन करने में भी काफ़ी आसानी रहती है, राइट। अब उसे एकदम बहुत फैंसी बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत स्टाइलिश बनाओ, बहुत ही अट्रैक्टिव बनाओ, केवल सिंपल सी बनाओ, एकदम नॉर्मल सी, जो आपको खुद को पढ़ने में आसानी हो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे पूरा नेक्स्ट स्टेप, मतलब कॉन्सेप्ट लर्निंग के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है नोट्स मेकिंग। नोट्स मेकिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, बट मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि खुद की नोट्स बनानी है। मतलब काफ़ी सारे लोग ऐसे ऑनलाइन जो नोट्स अवेलेबल रहती है उसकी प्रिंट आउट लेके उससे पढ़ते हैं, वो एक शॉर्टकट तरीका ज़रूर है। मतलब टाइम सेविंग के लिए अगर आपके पास टाइम कम है तो आप वो चीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बट जितना आप खुद से नोट्स मेकिंग बनाओगे उतना ही आपका बेनिफिट में, मतलब उतना ही ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, राइट। तो अगर आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है तो आप डायरेक्टली ये स्टेप स्किप कर सकते हो, बट जितना अच्छा रहेगा, मतलब जितने ज़्यादा चीज़ें आप खुद से करोगे तो उतने आप अपने प्रिपरेशन में लूप होल्स कम रख रहे हो, तो उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके अच्छे रैंक आने के, राइट। स्टेप नंबर 3, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन गेट प्रिपरेशन। अब प्रैक्टिस कितनी चीज़ की करनी चाहिए और कहाँ से करनी चाहिए, वो सब सारी चीज़ पे अपन बात करते हैं। तो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गेट के प्रीवियस ईयर तो आपको ज़रूर से करने ही करने हैं, राइट। उसके अलावा आप काफ़ी सारी और भी चीज़ें कर सकते हैं, बट पहले गेट के प्रीवियस ईयर की बात करें तो गेट के प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चंस आपको, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए, और उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो सारे, मतलब जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उनके कॉन्सेप्ट तो आपको आने ही चाहिए, राइट। आप प्रीवियस ईयर के अलावा आप और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर केवल सफिशिएंट मैं नहीं मानता, क्योंकि आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा रैंक आ सकता है, उतना ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ सकती है, आपकी कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो सकते हैं, आपके फॉर्मूला रिकॉलिंग स्किल्स बढ़ सकती है, राइट। तो अब बात करते हैं कि जो प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस अब आप करेंगे, चाहे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के वर्कबुक उठा लो या फिर क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक की भी अवेलेबल होती है, वो सारी चीज़ें अच्छी रहती है, राइट। तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो, आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। EAC के प्रीवियस ईयर सॉल्व कर सकते हो फॉर गेट, जैसे मैंने तो नहीं किया था बट काफ़ी लोग करते हैं, एंड मतलब हेल्पफुल रहता है, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो वो चीज़ भी कर सकते हो। फिर मतलब आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मैं ज़्यादा बुक का रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि बुक में फिर क्या होगा कि इररिलेवेंट, जो गेट के रिलेवेंट टॉपिक्स नहीं है उससे भी क्वेश्चंस आए होंगे, तो आप रिलेवेंट टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर कर सकते हो बुक से, वो डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली कोई स्टैंडर्ड बुक से उठा के रख देते, थोड़ा बहुत चेंज करके, तो बुक्स भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास बुक का प्रैक्टिस करने की टाइम नहीं है तो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की वर्कबुक उठा लो, वो कर लो, दैट इज़ सफिशिएंट, राइट। फिर लोग पूछते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए,
तो आंसर इज एज मच एज यू कैन, मतलब जितने ज़्यादा हो सके उतने करोगे, जितने ज़्यादा करोगे उतना ही आपका बेनिफिट में रहोगे। नाउ फोर्थ स्टेप पे आते हैं, शॉर्ट नोट्स मेकिंग, राइट। मैं इसको प्रैक्टिस के बाद इसलिए रखता हूँ क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे, जब आप अदर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपका दिमाग क्वेश्चन ओरिएंटेड चलना शुरू होगा। उससे पहले तक जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ क्वेश्चन ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ गेट ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आप भूल सकते हो। जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपका दिमाग में ये कुछ फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव पूछ सकते हैं, या फिर कुछ फॉर्मूलाज जो आपको याद नहीं रह रहे, बार बार आपको नोट्स उठा के देखना पड़ रहा है, वो सब चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि शॉर्ट नोट्स आपको कैसे बनानी है। खैर, मैं शॉर्ट नोट्स पे एक पूरा डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ शॉर्टली, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में बात करूँ तो शॉर्ट नोट्स में आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, बट वो चीज़ क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ आप खुद डिसाइड करोगे बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। मतलब जैसी आपने प्रैक्टिस की है उससे आप खुद जज कर सकते हो कि शॉर्ट नोट्स में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो। मोस्टली क्वेश्चन ओरिएंटेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, और क्या क्या चीज़ें आपको रिवाइज करनी पड़ेगी बार बार। हाँ, काफ़ी लोग ऐसा भी मानते हैं कि कुछ चीज़ें जो बहुत ही सिंपल है, जो मतलब शॉर्ट नोट्स में डालने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसी चीज़ें स्किप कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। बट एक चीज़ ज़रूर याद रखना कि आपको एंड तक वो चीज़ याद रखनी है। तो एंड में बाद में जाके भी अगर आपको लगता है ये चीज़ भूल सकते हो और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है गेट के प्रस्पेक्ट में, अगर एंड लास्ट में जाके रिवाइज करना है, तो वो चीज़ आपको शॉर्ट नोट्स पे डाल सकते हो। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स इज कि भाई कितना शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जब 21 में अटैम्प्ट दिया था, 21 में मेरा जो 191 रैंक आया था, लास्ट के एक वीक में मैंने केवल और केवल शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए और कुछ नहीं किया। नाउ कमिंग टू द 23 का अटैम्प्ट, उसमें मेरा ऑलरेडी रैंक 7 आया, तो उसमें मैंने केवल और केवल शॉर्ट नोट्स वो भी एक रात में रिवाइज किए थे पूरे, राइट। तो एक रात में पूरा सिलेबस रिवाइज करना इज़ अबाउट वेरी डिफ़िकल्ट अगर शॉर्ट नोट्स सही से नहीं बनाए होते। मैंने शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से बनाए थे उस टाइम पे ही, तो बीच में मेरा कोई भी प्रैक्टिस नहीं थी, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था, बट मैंने उस टाइम पे 21 में ज़रूर किया था। बट उसे रिकॉल करने के लिए एक रात में शॉर्ट नोट्स रिवाइज की और सारी चीज़ें रिकॉल हो गई और रैंक 7 आ गया। तो शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा सभी को ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि सभी को शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनानी चाहिए और खुद से बनानी चाहिए। लोग डायरेक्टली मुझे मांगते हैं शॉर्ट नोट्स, आपके ये शॉर्ट नोट शेयर कर दो, उससे पढ़ लोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ऐसे वे में लिखा है कि किसी और पढ़ेगा उसे समझ में भी नहीं आएगा, राइट। तो शॉर्ट नोट्स खुद से ही बनाने हैं, खुद के शॉर्ट नोट्स ही हेल्पफुल रहेंगे। मेरे शॉर्ट नोट से मैं ऑल इंडिया रैंक 7 ज़रूर ला पाया, बट कोई और अगर पढ़ेगा तो वो ऑल इंडिया रैंक 7000 भी नहीं ला पाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, राइट। तो खुद से बनाए हुए शॉर्ट नोट्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गेट के अंदर। तो आपको शॉर्ट नोट्स खुद से बनानी है और क्या क्या चीज़ें डालनी है वो भी खुद डिसाइड करनी है। कोई और तुम्हें सजेस्ट करके देगा कि ये चीज़ डालनी चाहिए, वो चीज़ नहीं डालनी चाहिए, वो सब सारी चीज़ें नहीं करनी है। आपको फॉलो करना है, आपको क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं उसके ऊपर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे टाइप में बना सकते हैं शॉर्ट नोट्स, बट आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में भी मतलब लोग पूछते हैं कितनी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, सो आंसर इज सी, एज मच एज यू कैन, राइट। तो मतलब जितनी ज़्यादा टेस्ट होगे उतना ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। अब काफ़ी लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, डायरेक्ट फुल लेंथ पे मूव हो जाते हैं, राइट, जो कि काफ़ी गलत है। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट से शुरू करें, फिर पहले टॉपिक वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर मल्टी सब्जेक्ट वाइज, फिर फुल लाइन। इस वे में ही जाए जिस वे में टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की गई है। और टेस्ट सीरीज़ कौन सी अच्छी है, तो टेस्ट सीरीज़ के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा मैं, कौन सी अच्छी है और कैसे टेस्ट सीरीज़ को यूटिलाइज करना चाहिए। बट मैं अगर बात करूँ तो मैकेनिकल के लिए एस मेड इजी, एक्सर्जिक, सारी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है, राइट। तो आप कोई से भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं अपने हिसाब से। और टेस्ट सीरीज़ में मतलब ऐसा है कि कैसे यूटिलाइज करनी है वो सब चीज़ें आप टेस्ट सीरीज़ दोगे जब, तो टेस्ट सीरीज़ से पहले क्या करना है आपको, टेस्ट सीरीज़ से पहले आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करोगे, राइट। फिर टेस्ट दोगे, मतलब ये जो 5th 6th 7th स्टेप है वो रिपीटेड मोड में चलना चाहिए। अब टेस्ट दे दिया आपने, टेस्ट में आपको पता चल गया कि आपको कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक्स है, राइट। जैसे आपको पता चल गया कि आपका इस टॉपिक में ये वाला कॉन्सेप्ट वीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट नया है आपके लिए, ये पर्टिकुलर मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं आप। जैसे मैं पर्टिकुलर अपनी बात करूँ तो मैं यूनिट की मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा करता था। फिर
जैसे रेडियस की जगह पे डायमीटर ले लेता था, डायमीटर वगैरह वगैरह, ऐसे काफ़ी सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स मैं बहुत कॉमन करता था। तो वो मैंने आइडेंटिफाई की टेस्ट सीरीज से और उसे टेस्ट सीरीज से ही रेक्टिफाई किया है, राइट। तो टेस्ट सीरीज जब दोगे वो उसके एनालिसिस करके आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा चीज़ वीक है, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक वीक है, उसको जाके आप फिर रेक्टिफाई करोगे, उसे पढ़ोगे, उसे स्ट्रॉन्ग करोगे, चाहे नोट्स पढ़ के करो या चाहे आप किसी की हेल्प लेके करो, चाहे बुक वगैरह पढ़ के करो, कैसे भी करो आप उसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे, या उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाओगे, या जो फॉर्मूला आप बोल रहे हो उस फॉर्मूला को आप स्टार मार्क करके रखोगे, जिससे आप बार बार वो फॉर्मूला पढ़ के उस फॉर्मूला को मेमोराइज करो, राइट। और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको मतलब फ्रीक्वेंटली भूल रहे हो और फ्रीक्वेंटली मिस्टेक कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करो, सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करो। आपके जितने भी साइकिल्स हो रहे हैं रिवीजन साइकिल में, उसमें सारी चीज़ें रेक्टिफाई कर सकते हो, राइट। और लास्ट स्टेप है रिवीजन। मतलब जैसे ही आपने टेस्ट सीरीज मतलब फ्रीक्वेंटली बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा सारे सब्जेक्ट्स बहुत बार, मतलब टाइम टू टाइम। आप चाहे कोई भी हो पर्सन, मतलब जब मैं ऑल इंडिया रैंक 7 भी हूँ, मैं भी फॉर्मूलाज बहुत सारे भूल जाता था। मतलब मुझे भी सबसे बड़ा टेंशन यही रहता था कि फॉर्मूलाज याद कैसे रहेंगे एग्जाम के अंदर, राइट। तो ये एक ही सॉल्यूशन है इसका कि टाइम टू टाइम सारे फार्मूलाज को रिवाइज कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता था, मैं टेस्ट सीरीज देने से पहले उस सब्जेक्ट मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहा हूँ तो उस टॉपिक को रिवाइज कर देता, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहा हूँ तो सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेता था, मल्टी सब्जेक्ट वाइज दे रहा हूँ तो मल्टी सब्जेक्ट को रिवाइज करता था। एंड बिफोर गिविंग एनी टेस्ट सीरीज मैं मतलब फुल लेंथ टेस्ट में सारे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लेता था। तो दैट्स वाई शॉर्ट नोट्स मेक्स वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, राइट। तो फिर जैसे टेस्ट देने से पहले रिवाइज किया, फिर टेस्ट दिया, जो चीज़ है उसे रेक्टिफाई किया, उसे फिर से शॉर्ट नोट्स पे नोट किया, उसे रिवाइज किया, फिर टेस्ट दी, फिर उसे वीक टॉपिक आइडेंटिफाई किया, फिर उसे नोट किया। ऐसे साइकिल में मैंने पूरा गेट का प्रिपरेशन काफ़ी बार किया और मैंने मतलब शॉर्ट नोट्स वगैरह काफ़ी बार रिवाइज कर लिया और ये साइकिल पूरी हर बारी चलती थी। और मैं बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ दी है, बहुत सारी जितनी भी अवेलेबल है मार्केट में मैंने सारी खरीद ली थी और मैंने बहुत सारी दी है। बट मतलब ऐसे लोग पूछे नंबर कितने सफिशिएंट है, तो ऐसा कुछ फिक्स नंबर नहीं है। बट आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो 10-20 भी सफिशिएंट है अगर आप उसे अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो तो। बट जितना ज़्यादा दोगे आप उतना ही बेनिफिट में रहोगे। और बाकी जो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज है वो तो देनी ही चाहिए, एक एटलीस्ट एक तो देनी ही चाहिए, राइट। तो ये बात हुई टेस्ट सीरीज़ की, फिर रेक्टिफाई करने की, फिर रिविजन की। तो ये जो 7 स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स के अंदर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका डेफिनेटली अच्छा रैंक आएगा। अब 7 स्टेप्स के अंदर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि 7 स्टेप्स तो ये चीज़ तो हर कोई करता है, हर कोई बताता है, हर कोई करता है, इसमें नया क्या बताया आपने, राइट। तो ये चीज़ तो हर कोई करता है, फिर भी सर हर किसी के ऑल इंडिया रैंक 7 क्यों नहीं आता, हर किसी का टॉप 10 में क्यों नहीं आता, इवन टॉप 100 या टॉप 500 में क्यों नहीं आता? क्योंकि हर किसी लोग मैंने जो बताया है उस वे में नहीं करते। जैसे कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सही से नहीं लर्न करते, डायरेक्ट फॉर्मूला रट लेते हैं और क्वेश्चन ओरिएंटेड चले जाते हैं, वहाँ पे एक मिस्टेक होगी। नोट्स मेकिंग, खुद की नोट्स नहीं बनाते, हाँ, या फिर खुद की नोट्स बनाते भी है तो उसे अच्छे वे में मतलब बनाते नहीं है, टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करते, बस अच्छे बनाने खातर बना देते। अच्छा मतलब गुड हैंड राइटिंग एंड ऑल नहीं होता है। आपको क्या चीज़ें मतलब खुद के जो लूप होल से मतलब खुद के जो वीक पॉइंट्स है उस हिसाब से क्वेश्चन ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स बनाओगे तो ही बेटर रहोगे। तो काफ़ी लोग नोट्स नहीं बनाते, अच्छे वे में नहीं बनाते। काफ़ी लोग प्रैक्टिस कम करते हैं, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने लगाते हैं वो उतने ज़्यादा सफिशिएंट नहीं लगाते, केवल प्रीवियस ईयर लगा के बोल देते हैं कि अब मैंने तो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिया, अब तो मेरा अच्छा रैंक आ जाएगा। तो जो सफिशिएंट नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सारे टॉपिक सारे इतने अच्छे से कवर नहीं किए जाते, जिसने फिर मतलब जैसे कुछ टॉपिक सिलेबस में है बट प्रीवियस ईयर में कवर नहीं हुए या फिर उतने फ्रीक्वेंटली कवर नहीं हुए, और अगर गेट में जाके उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आपका तो लॉस हो जाएगा, राइट। फिर बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स मेकिंग। काफ़ी लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हैं, काफ़ी लोग शॉर्ट नोट्स ऐसे वे में बनाते हैं कि उसमें केवल फॉर्मूला लिख देते, जो रिवाइज मतलब केवल फॉर्मूला बुक बना देते। शॉर्ट नोट्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डालनी चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स भी डालने चाहिए। मैंने काफ़ी कॉन्सेप्ट्स भी डाले, काफ़ी थ्योरी भी छोटी छोटी डाली है। एंड इनफैक्ट मैंने शॉर्ट नोट्स के अंदर डेरिवेशन, शॉर्ट डेरिवेशन की भी, ये फॉर्मूला का ओरिजिन यहाँ से हुआ और ये यहाँ से ऐसे करके ये फॉर्मूला आया है, तो सारे डेरिवेशन भी डाले हैं, राइट। और हाँ, फर्स्ट स्टेप में कॉन्सेप्ट मेकिंग में भी ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है
कि जब आप कॉन्सेप्ट बना रहे हो, जब उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला रटने से पहले आप फॉर्मूला का डेरिवेशन पढ़ोगे, तब जाके आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ये फॉर्मूला ऐसा है और इस फॉर्मूला में थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर लेंगे तो अगर फॉर्मूला रटा होगा तो नहीं बना पाओगे, अगर फॉर्मूला डिराइव किया होगा तो आप ज़रूर बना पाओगे। तो फॉर्मूला डेरिवेशन का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर जब बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ वगैरह, टेस्ट सीरीज़ उतनी सफिशिएंट नहीं दे दे या केवल डायरेक्ट फुल हैंड टेस्ट सीरीज़ पे मूव हो जाते हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। आप पूरे स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट वाइज, फुल लेंथ सीक्वेंस पे जाओगे, सारे टेस्ट सीरीज दोगे, राइट, तभी आपको उतना ज़्यादा अच्छा बेनिफिट रहेगा। फिर जो टेस्ट सीरीज दे तो देते हैं, फिर उससे टेस्ट सीरीज दे के उसके मार्क्स खराब आए, उसके देख के डिमोटिवेटेड हो गए और उसके एनालिसिस पार्ट में गए ही नहीं, राइट। मार्क्स को देखो ही मत, रैंक को देखो ही मत, टेस्ट सीरीज के आप डायरेक्ट जाओ एनालिसिस पार्ट में, आपने कहाँ पे मिस्टेक की है, क्या क्या चीज़ें गलत हुई, क्या क्या चीज़ें छूटी है, क्या क्या चीज़ें आप अटेम्प्ट कर पाए, आता होने के बावजूद आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए, ये सारी चीज़ें देखो, समझो, उसके ऊपर आप वर्क करो, तब जाके आप इम्प्रूव होंगे, राइट। केवल टेस्ट देने से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती है, टेस्ट के बाद का एनालिसिस होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। और लास्ट में रिवीजन, उतना ज़्यादा रिवीजन नहीं करते काफ़ी लोग, जिसकी वजह से भी रैंक नहीं आता है। तो ये जो 7 स्टेप्स है, आप करते सब है बट उतने अच्छे वे में, मैंने जैसे डिस्क्राइब किया उतने अच्छे वे में नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें, कुछ गलतियाँ छोड़ रहे हो, कुछ मौका छोड़ रहे हो जहाँ पे गेट आपको फंसा सकता है, राइट। तो आप कोई भी मौका छोड़ो ही मत कि जहाँ पे आप गेट आपको फंसा सके, राइट। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की कि क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जैसे कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें, राइट। अब जैसे मैंने बताया 7 स्टेप्स में, 7 स्टेप करने के बाद आपके पास ये सारी चीज़ आ जाएगी। जैसे कॉन्सेप्ट, सबसे पहले स्टेप में कॉन्सेप्ट हो जाएगा, फिर जैसे प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, उसमें आपके मेमोरीज, फॉर्मूलाज, थियोरीज सब मेमोराइज हो जाएगा, राइट। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितने नोट्स मेकिंग में, शॉर्ट नोट्स मेकिंग में, हर जगह पे आपका फॉर्मूला आपका बार बार मेमोराइज होता है, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज आपके मेमोराइज होते हैं, कॉन्सेप्ट के स्टडी के दौरान भी आपके कॉन्सेप्ट मेमोराइज होते हैं, राइट। फिर प्रैक्टिस करोगे, उससे क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल भी बढ़ेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा दोगे, उससे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल भी बढ़ेगी। फिर प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बढ़ेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट बढ़ेगा, आपका प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो सारी चीज़ें, पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, राइट, वो सारी चीज़ें आपकी टेस्ट सीरीज में ही बढ़ेगी। तो उसके कारण टेस्ट सीरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जनरल इंजीनियरिंग नॉलेज, वो आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस से भी आपका नॉलेज बढ़ता है। अगर कोई चीज़ आपने पढ़ी नहीं है बट क्वेश्चंस के दौरान आई, तो आप वहाँ पे भी पढ़ के उसे नोट डाउन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के दौरान आपको कोई नया क्वेश्चन दिखा जो आपके टेस्ट में नहीं बना पाए, बट बाद में एनालिसिस में जाके उसे जाके पढ़ो फिर से और उसे भी नोट डाउन करो, उस कॉन्सेप्ट को भी लर्न करो, राइट। तो ऐसे वे में आप पूरा कॉन्सेप्ट लर्न कर सकते हो, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप जब कहीं भी कोचिंग से या सेल्फ स्टडी से कॉन्सेप्ट लर्न कर रहे होते हैं, वहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट नहीं सीखते, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट टच होने के प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, कुछ ना कुछ चीज़ें तो रह ही जाती है जो गेट के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बट जब प्रैक्टिस करोगे, जब टेस्ट लगाओगे, तब वो चीज़ वापस से आएगी, वहाँ पे जाके आप फिर से वो चीज़ कर पाओगे, राइट। तो उसके कारण ये सारी चीज़ें एकदम सीक्वेंस में करोगे, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, तो आपका रैंक ज़रूर आ सकता है। अब इससे आप कैसे वे में यूटिलाइज करोगे, मतलब अगर आप 3rd ईयर में हो, 4th ईयर में हो, या ड्रॉप ले रहे हो, या फिर आप जॉब के साथ प्रिपरेशन करो, एमटेक के साथ प्रिपरेशन करो, ये सारी चीज़ें आपके होनी चाहिए। अब आपके पास टाइम कम है तो कुछ चीज़ें आप स्किप कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। बट आप जितना चीज़ें स्किप करोगे उतना ज़्यादा मौका दे रहे हो गेट को आपको फंसाने का। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि 100% ये सातों सात स्टेप कंप्लीट करने पे ही आपका रैंक आता है। मैंने देखे काफ़ी लोग खुद के नोट्स नहीं बनाते फिर भी अपना रैंक मतलब अपना अच्छा रैंक ला पाते हैं, राइट। टेस्ट सीरीज भी कम लगा देने पर भी, बट अच्छा से यूटिलाइज करने, टेस्ट सीरीज कम दो बट अच्छे से यूटिलाइज करो तो भी आपका अच्छा रैंक आ पाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब आपको आपकी खुद को डिसीजन लेना है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कहाँ पे आप वीक हो और आपके पास कितना टाइम है, उस हिसाब से आप खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। किसी की पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। बाकी डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी लाइक कॉलेज के साथ, जैसे मैंने खुद ने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन की थी, राइट। तो कॉलेज के साथ कैसे सब चीज़ें मैनेज करते हैं और फाइनल ईयर में ही अच्छा रैंक ला दें। जैसे मेरे फाइनल ईयर का 191 रैंक था, तो फाइनल ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो वही उसमें ही अच्छा रैंक कैसे करना है
उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। एमटेक के साथ प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए बनाऊंगा। जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं नहीं जानता बट मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, उससे कंसल्ट करके मैं एक उस पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कैसे करनी है फुल टाइम उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अगर मैं मुझे टाइम मिला तो मैं चारों पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट तब तक ये जो चीज़ आपने पढ़ी है वो चीज़ आपको ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। उसे आप अपने प्रिपरेशन जर्नी में इम्प्लीमेंट करो और आपकी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।